नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14th है। इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एसएसटी की बात करेंगे, जो इसका जो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। तो चलिए सभी लोग शुरुआत करिए, सभी लोग तैयार रहिए इन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए, जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ चुका है। दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं? गनोम संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या जैन अवेस्तता की बात करते हैं। तो यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको मूसा संहिता या तोरह कहा जाता है। मूसा संहिता या तोरह की बात तय करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? चरक, मनु, पतंजलि या बाण के द्वारा लिखा गया है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं महाभाष्य पतंजलि की बात करते हैं। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। कितनी है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह टीका है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, जमाल या चारवाक की बात करते हैं। तो महावीर का प्रथम शिष्य की बात करेंगे, सभी बताइएगा। महावीर का जो प्रथम शिष्य कहलाता था वह जमाल ही कहलाता था, एवं जमाल ही क्या था? उनका दामाद भी था। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात था? जिन के नाम से, महान शिक्षक के नाम से, महान प्रचारक के नाम से या जैन के नाम से? तो वर्धमान महावीर जो है किस नाम से विख्यात था? ये दोस्तों जिन के नाम से विख्यात था। वैचल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को जिन या विजेता एवं निर्गंध बंधन रहित कहलाते हैं। निर्गंध का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। और जिन का मतलब होता है विजेता। इसके बाद है गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत आश्रित में आई है? तो गंधार कला की अगर शासक की बात करते हैं तो किस अंतर्गत जो है, किस शाखा के अंतर्गत आई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव शाखा। सभी कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। तो गंधार कला जिस शाखा के अंतर्गत आश्रित में आता है वह हमारा कहला जाता है महायान शाखा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गंधार कला का विकास जो है कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ था। किसके? कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया? देखिए, हेनसांग चीन से आया, इब्न बतूता मोरक्को से आया, मेगास्थनीज ग्रीस से आया, लेकिन फायान मलेशिया से आया। ये गलत दिया गया, क्योंकि फायान कौन सा? एक चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था? फायान एक चीनी यात्री था। तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 11वीं शताब्दी? सभी बताइएगा। जिस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ वह आपकी 12वीं शताब्दी कहलाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बाद में से इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, ये जानना जरूरी है। तो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन पूरा किसने कराया? तो पूरा दोस्तों इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। तो 12वीं सदी याद रखिएगा। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो सिख गुरु थे जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। हमें गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। जफरनामा का क्या होता है? विजय पत्र। जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा था? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव।
तो सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा लिखी तो वह कहला जाती है गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु थे, कौन से थे? सिखों के दूसरे गुरु थे अंगद देव। गुरु नानक देव की आत्मकथा इन्होंने लिखा। इन्होंने टोटल जो है 63 श्लोकों की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित भी है। अगला स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे, तो सभी लोग जानते हैं स्वतंत्र राज्य सिख के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं। इस सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता था। अगला संग्रहालय और उनके स्थान को मिलाना है। आशुतोष संग्रहालय, तो आशुतोष संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय आपके मुंबई में है। कोलिको संग्रहालय कहाँ पर है? कोलिको संग्रहालय आपके अहमदाबाद में है। और राजा केलकर संग्रहालय, तो राजा केलकर संग्रहालय आपके कहाँ पर है? पुणे में। कहाँ पर है दोस्तों? पुणे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत के फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? कौन सा युद्ध साबित हुआ था? वांडीवास का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, वांडीवास का युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य आहरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था? देखिए, हड़प नीति का पालन सतारा, नागपुर, झांसी के राज आहरण पर किया गया, लेकिन पंजाब ने नहीं किया था। पंजाब को हड़प नीति नहीं बल्कि द्वितीय सिख युद्ध के द्वारा जीता गया था। डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? तो डच की भारत में जो पहली बस्ती स्थापित हुई थी वह आपके पुलिकट में स्थापित हुई थी। अगला जो प्रश्न दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरुआत करने वाले की अगर बात करते हैं तो वह थॉमस मुनरो था। जी हाँ दोस्तों, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इनको रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कहा जाता है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आशा फली या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया? तो ये दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इनसे महात्मा गांधी का नाम आता है, ये गलत दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आता है, जो कि गलत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस है, बिल्कुल ये तीसरा वाला जो है यहाँ पे सही दिया गया है। बाकी चौथा स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी के किसकी बात करते हैं? मोतीलाल नेहरू की बात की जाती है, ना कि महात्मा गांधी की। तो केवल हमारा सही जो मिलान दिया गया भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गया? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह उदारवादी और उग्रवादी दो ग्रुप में विभाजित हो गया था। यह कब की घटना है? 1907 की घटना है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते किसने लिखा था? गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन ते,
नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, धार्मिक लाल या चुन्नी लाल? सभी बताइएगा। एक एक कमेंट फीडबैक सिरों पर यह शुरमान है। तो गांधी जी का प्रिय गीत जो वैष्णव जनते किसने लिखा है? तो ये दोस्तों आपके नरसिंह मेहता ने लिखा है। और नरसिंह मेहता जो है गुजराती साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? जी हाँ, पृथ्वी से जिस खगोलीय पिंड की सबसे दूरी अधिक है वह खगोलीय पिंड कौन सा है? वह कहलाता है नेपच्यून। विश्व, क्योंकि आप जानते हैं सौर मंडल के 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन खगोली में वरुण अर्थात नेपच्यून की दूरी सबसे अधिक है, क्योंकि यह लास्ट में आता है और सबसे नजदीक बुध की बात करते हैं। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा है, ये सभी लोग जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी हो गया, लेकिन इसमें से एक भाग किस देश में आता है? तो इनमें से एक भाग आपके मंगोलिया, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो विश्व का 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। लेकिन गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो चीन के उत्तरी और तथा मंगोलिया के दक्षिण भाग के मध्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हम बता ही चुके हैं। किसकी बात करेंगे? एशिया है, जो लगभग 30% जो है क्षेत्र जो है आता है आपके एशिया में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य दिए गए हैं? पश्चिमी राज्यों में। तो पश्चिमी राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है, वह राज्य आपका पंजाब कहला जाता है। 5 नदियों का प्रदेश। क्योंकि जो इसमें क्या होता है, वायुमंडल की ऊंची सतह से भूमध्य सागर जो होता है अंधम महासागर से नमी लाकर अचानक वर्षा कर देता है, और यह प्रभाव भारत के पंजाब राज्य और अन्य जो उत्तरी राज्य हैं इन पर अवश्य पड़ता है। तो बाकी उत्तरी राज्यों में से केवल आपका पंजाब ही दिया गया है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? तो पश्चिमी पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन दक्कन के पठार में ऐसा क्या चीज है? क्योंकि दक्कन के पठार यह क्षेत्र क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। जब ये हवाएं पर्वत श्रेणी को पार करने के पवन के विमुख ढाल के नीचे उतरती हैं तो यह गर्म और शुष्क हो जाती है, जिससे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल या आंध्र प्रदेश? सभी लोग बताइए, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश पर है। और ये किस नदी पर है? हिमाचल प्रदेश पर है, लेकिन किस नदी पर है ये भी ध्यान देने बात। ये आपके सतलुज नदी, ध्यान रखिएगा। किस नदी की बात करेंगे? सतलुज नदी की बात कर रहे हैं। अगला, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जब भी टिहरी बांध का जिक्र होता है भागीरथी का नाम आता है। टिहरी बांध कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड राज्य में है, ये भी जानना जरूरी है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी कहलाता है, और इसका निर्माण 2006 में यह कंप्लीट हो गया था। टिहरी बांध 2006 में कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि समय लगता है इन बांधों को बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? जी दोस्तों, ऐसी नहर का नाम बताइए जो पश्चिम बंगाल में हो, वह कहलाती है एडन नहर। एडन नहर भारत की प्रायद्वीपीय नदी दामोदर से निकली गई है, और पश्चिम बंगाल में यह सिंचित नहर भी है। इसकी लंबाई 54 या 55 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो अभी हमने बताया भागीरथी नदी से मिलता है। जब भागीरथी नदी पर है तो वहीं से मिलेगा पानी, ठीक है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सबसे विशाल जो चिनाई बांध है ये किस नदी पर है? सभी कमेंट करके बताइए। सबसे विशाल चिनाई जो बांध है यह महानदी पर है। सबसे विशाल इसलिए महानदी की बात करेंगे।
यह दोस्तों चिनाई गांव के पास है, इसलिए चिनाई बांध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। तो मुल्ला पेरियार एक बांध है, इन पर दो राज्यों का झगड़ा है और वे राज्य हैं तमिलनाडु और केरल। क्योंकि यह बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है, एक गुरुत्व बांध है। इस बांध का विवाद केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच है। अगला है नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। नाथुला आपने नाम सुना होगा। तो जब भी नाथुला की बात की जाती है तो सिक्किम का जिक्र होता है। नाथुला जो है सिक्किम में भारतीय सीमा पर स्थित है। 44 वर्षों बाद जो है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है केरल की मौन घाटी कौन सी कहला जाती है। तो केरल की जो मौन घाटी कहला जाती है पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियों की बात करते हैं। डी ऑप्शन की बात करें। नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है। तो नर्मदा नदी किस स्थान पर दोस्तों उत्पन्न हो जाती है, अमरकंटक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। अलमाती बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अलमाती बांध की बात करते हैं तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह बांध किस प्रदेश पे है, आंध्र प्रदेश पर स्थित है। आ से अलमाती, आ से आंध्र प्रदेश। एक बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, क्योंकि इसको खुली अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एक विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हैं। एक विकासशील देश ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हो जाते हैं, वह हमारे कौन से कहला जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहला जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि विकास का प्रथम स्तर होने के कारण ही यहाँ गहन परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो प्रथम क्षेत्र में अधिक होगा, जैसे कि कृषि क्षेत्र पर आधारित किसान किस पर आधारित होते हैं, कृषि क्षेत्र पर होते हैं। इनमें से कौन एक विकासात्मक व्यय कहला जाएगा, सिंचाई, नागरिक, कर्ज या अनुदान। इनमें से जो है विकासात्मक जो व्यय कहला जाता है वह हमारा सिंचाई व्यय कहला जाता है। इसके द्वारा देश का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सकता है और सिंचाई व्यय इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। गैर आंकलित धन अनअकाउंट जो मनी होता है, इसका उपयोगी उद्देश्य हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को जो है प्रस्तावित की है। जो अनअकाउंट मनी है, गैर आंकलित जो धन होता है, तो उसके लिए विशेष वाहक बंड, स्पेशल बैरियर बंड्स की बात करते हैं। अगला सस्ती मुद्रा, चीप मनी से आशय क्या होता है। चीप मनी से आशय होता है कम ब्याज दर, सस्ती मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। सभी लोग बताइए कौन सा विषय जो है शामिल नहीं हमारे संविधान के समवर्ती सूची में। तो वह कहला जाता है शेयर बाजार और वायदा बाजार। दोस्तों दो ऐसे बाजार हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं, टोटल 52 विषय हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में समवर्ती में सूची में विषय अगर पूछा जाए तो ये है। और समवर्ती सूची में अन्य विषय मजूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा एवं दंड बिंदी, पक्षियों का संरक्षण, उत्तराधिकार, जबकि शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची का विषय होता है। ठीक है,
तो ये हमारे संविधान के समवर्ती सूची में नहीं होंगे, ये संघ सूची में शामिल होंगे शेयर बाजार और वायदा बाजार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि का विषय, दंड विधि का, रक्षा का विषय या शिक्षा का विषय? तो इनमें से जिस विषय का राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है वह विषय हमारा कृषि का क्षेत्र कहला जाता है, यह राज्य का होता है। इनमें में से कौन जो है संघ सूची में शामिल नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संघ या विदेशी कर? सभी कमेंट कीजिएगा। इनमें से संघ सूची में क्या शामिल नहीं, सभी बताइएगा। संघ सूची में देखिए आपका जनगणना, बैंकिंग और विदेशी कर्ज है, लेकिन मजदूर संघ आपका शामिल नहीं होता है। मजदूर संघ समवर्ती सूची का विषय होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारा, नगर पालिका के प्राधिकार शक्तियां या राज्य के राज्यपाल की शक्तियां? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जिससे संबंधित हो जाती है वह केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? सभी बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आशय होता है ऐसे राज्य से जो किसी भी धर्म विशेष और राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि वह सभी धर्मों को समान भाव को संरक्षण प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है। संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक होता है? ध्यान रखिएगा, संसद को संघ सूची विषय में कानून बनाना हो तो किस राज्य के सरकार से परामर्श लेना आवश्यक होता है? वह कहलाता है जम्मू कश्मीर। राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय अधिपत्र पर हस्ताक्षर कर उसे भारतीय संघ में शामिल होने का औपचारिक घोषणा कर दी थी, लेकिन अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती और संघ सूची दोनों को समझ लीजिएगा, एक दो प्रश्न अवश्य आएगा। देखिए व्यापार जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन कृषि, पथकर, बाजार और मेले ये राज्य के हो जाते हैं। तो व्यापार क्या है? ये संघ, ये तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो व्यापार संघ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, समवर्ती, वैश्विक? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों की राहत जो है किस सूची का विषय कहला जाती है? वह राज्य की सूची का विषय कहला जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला का विषय है संघ का है, राज्य का है, समवर्ती का है या वैश्विक का है? प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, डिफरेंट प्रश्न मिलेंगे। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जो शोधन अक्षमता है, दिवाला जो सूची का विषय है, यह आपके समवर्ती का हो जाता है। अगला है, सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। सत्तावादी, निरंकुश, लोकतांत्रिक या राजकीय की बात करते हैं। तो किस सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है? और वह कहला जाती है लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा होती है। अगला प्रश्न रहेगा जो मॉक क्वेश्चन रहेगा,
कि भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? सह संबंध परिसंघ, एकजुट संघवाद, सह संबंध परिसंघ और एकजुट संघवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? तो भारत में दोस्तों आपके एकजुट संघवाद की बात करेंगे, सह संबंध की बात करेंगे, इनमें से कोई नहीं, या सह संबंध परिसंघ एकजुट संवाद की बात करेंगे। तो भारत में किस तरह के संवाद को देखा जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ साथ 50 प्रश्नों में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 11:30 में फिर से नई क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।